अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम और मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी और पेशावर से आज हमारे साथ ब्यूरो चीफ होंगे वहां के सफीउल्लाह और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रिपोर्टर ईसा नकी। सबसे पहले बात करेंगे बदलते सियासी हालात की, जिसमें मुस्लिम लीग नून जिसमें सरफहरिस्त रहती है और जो हमेशा से गो जरदारी गो के नारे लगाती नहीं थकती थी, एकदम से यू टर्न लिया है और अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ये कहते हैं कि उन्हें आम इंतखाबात सदर जरदारी की मौजूदगी में कबूल है। आखिर इस लहजे में इतनी नरमी आ कैसे गई, क्या वजह है इसके पीछे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे, अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की अस्करी और हमारी जो सिविल क़यादत है इससे कशीदगी कम और ताल्लुकात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। और इस बात को साबित करता है वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का यू टर्न, जिसमें उन्होंने कहा कि मेमो मामले पर हमारी जो फौजी क़यादत थी इनका बयान गैर आईनी नहीं था और इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कराची और कोयटा में जो कल टारगेट किलिंग के वाकयात पेश आए, उसके बाद कराची और कोयटा की क्या हालात हैं, इन पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे PIC के अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतों का सिलसिला जारी और इन हलाकतों की तादाद तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताने के लिए और भी बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले सलमान गनी से जानते हैं कि इनके पास क्या आम खबरें हैं। शायद ये पंजाब असम्बली में म्यूज़िकल शो के हवाले से आने वाली रेजोल्यूशन पर कल अरकान असम्बली के दरमियान काफ़ी लेदे हुई और तालीमी इदारों में म्यूज़िकल कंसर्ट्स के हवाले से आज एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आ रही है। और दूसरा जो PIC में नाकस अद्वियात से होने वाला रिएक्शन और इसके नतीजे में होने वाली हलाकतों पर 5 जो दवाइयाँ थी उन पर पाबंदी लगा दी गई है और दवासाज कंपनीज़ के मालकान के नाम ECL पर डाल दिए गए हैं। जावेद हाशमी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक लीडर और अब तहरीक इंसाफ के कायद, उन्होंने कल मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि नए सूबों के क़याम के लिए वो बाकायदा तहरीक चलाएँगे और इन्हें यकीनी बनाएंगे। और पिछले 2 रोज़ से हम बात कर रहे थे वापडा की निजकारी के हवाले से, जो उनके मुलाजमीन का रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से एहतजाज वो रंग ले आया है और उन्होंने ऐलान किया है कि जी जो निजी शोबा से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वो अब वापडा में तैनात नहीं किए जाएंगे। सही। समी इब्राहिम आपके पास क्या है? डॉक्टर आसिम हुसैन जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है वो इंडिया में है और जो तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी टैपे गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रांजिट फ़ी का जो मामला है, इतलात ये आ रही हैं कि वो कुछ हल होने जा रहा है, कुछ मफाहमत के नज़दीक है। तो आज ये बताएंगे कि ये जो गैस पाइपलाइन है बुनियादी तौर पर इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी बड़ी ताकतें, अमेरिका के इन्वेस्टर्स और बरतानिया के इन्वेस्टर्स किस तरह नज़र लगाए बैठे हैं और क्या तरकीबें बना रहे हैं अगला मुनाफा कमाने की, वो बताएंगे। और दूसरी एक ख़बर ये है कि अमरीकी कमांडोज़ ने सोमालिया में कुछ यरगमाली जो थे उनको रिहा कराया। तो इस वाक़े से हमें उन पाकिस्तानियों की याद आ रही है जो वहाँ पर सोमालिया में पायरेट्स के पास हैं, उन पर बात करेंगे कि उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या है। और इसके अलावा लीबिया में ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर खाना जंगी होने को है और जो मुअम्मर कज़ाफ़ी के कई हमायती ग्रुप्स हैं, इतलात आ रही है कि उन्होंने कुछ शहरों पर कब्जा किया है। इस हवाले से भी आगाह करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सईद काजी साहब आपके पास मैं 2 खबरों पे बात करूंगा। एक तो स्विट्जरलैंड में जो डिवोर्स में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, वहाँ पे बेसिकली तो वहाँ पे दुनिया की एलीट इकट्ठी होती है, या NGOs या उनके जो सारे लोग हैं, मगर अब वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं इस माशी बहरान के ज़िमन में जो कि बहुत गहरा होता चला जा रहा है। और इसमें जो इंटरनेशनल एक लेबर लीडर हैं वहाँ पे शरॉन, उनकी जो स्पीच है वो आई एंजेला मर्केल वहाँ पे बोली हैं। और ख़ास तौर पे स्टोरी के हवाले से हम देखेंगे कि ये किस किस्म की तब्दीली आ रही है जो फर्स्ट वर्ल्ड में, क्योंकि ये हमें भी इम्पैक्ट करेगी। और वहाँ पे जिस तरह कल थोड़ा सा हमने ज़िमरन जिक्र किया था कि अब स्टेट कैपिटलिज्म की बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। और दूसरी खबर भी कम अहम या कम दिलचस्प नहीं है, कल जो कुछ मिस्र में हुआ अल तहरीर स्क्वायर में और वहाँ की गलियों में, वहाँ एक क्लियर
पोलराइजेशन नजर आई, जिसमें अखवानुल मुस्लिमून जो है वो तो ये चाह रही थी कि अब सारे इस पार्लियामेंट जो आई है इस पर सब अमन व सुकून हो जाए, जबकि जो गालिब हिस्सा था उस सारे मुजाहरे का और उन लोगों का वो ये कह रहे हैं कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ और हमें जो है पहले जो जर्नैल हैं उनसे निजात चाहिए और उनके कुछ माशी मुतालबात इस पर बात करेंगे। मैं पेशावर और इस्लामाबाद से भी खबरें लेनी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें कि सुई में FC चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जिससे 5 अहलकार जाँ बहक हो गए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सुई में FC चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है, जिसमें 5 अहलकारों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। इस हवाले से जैसे कुछ मजीद अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। अब पेशावर से सफीउल्लाह से जानते हैं। सफीउल्लाह, पेशावर से क्या अहम खबरें आपके पास? जी, पेशावर में आज ANP के बानी थे बाजा खान, उनकी और खान अब्दुल वली खान की बरसी जो है वो बहुत जो शुक्र से मनाई जा रही है और ये पहली दफ़ा ऐसा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर शो ऑफ पावर, क्योंकि 2008 के बाद से लेकर जब से ये हुकूमत इस पावर में आई है उस वक्त से अब तक कोई इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो है बाजा खान की बरसी पेशावर शहर में नहीं मनाई। उसके साथ साथ ये है कि बाड़ा और खैबर एजेंसी में आए दिनों, जैसे आज सुबह भी एक राब्ता पुल को उड़ा दिया गया, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है इसके हवाले से। और जैसे चंद दिन कबल 3 जर्मन बाशिंदों को यहाँ से गैर जो उनकी जो सरगर्मियाँ ऐसी थी जो गैर मतलूब अनासर के साथ जो उनकी ताल्लुकात थे उनकी बिना पर उनको यहाँ से इलाका बदर किया गया और पाकिस्तान से उनको खारिज कर दिया गया। सही, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में ईसा नकवी के पास चलते हैं। ईसा, आप क्या खबरें दे रहे हैं इस्लामाबाद से? शाजिया, इस्लामाबाद तो बड़ी हैपनिंग प्लेस है, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं इस्लामाबाद से। आज भी जो है वो शर्मिला फारूक के खिलाफ एक पिटीशन केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है। लेकिन मैं जिन 2 खबरों पे बात करूंगा उनमें एक तो जो दफ्तर खारजा में गैर जो डिप्लोमेट्स हैं, नॉन करियर डिप्लोमेट्स हैं, उनकी भर्तियाँ हैं, सियासी और फौजी भर्तियाँ फॉरेन ऑफिस में, उसके हवाले से बात करूंगा। और दूसरा जो कौमी सलामती की कमेटी ने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं और जिनको अब पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, इन 2 खबरों पे जो है वो जरा थोड़ा सा डिटेल में बात। चलें, इस पर आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। सबसे पहले वही सियासी सूरत हाल बदल रही है, सियासी हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहला यू टर्न लिया गया है और मुस्लिम लीग नून जो हमेशा सलमान गनी साहब कहती थी गो जरदारी गो, अब वही कह रहे हैं कि हम सदर जरदारी की मौजूदगी में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। शायद ये आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त सियासी तनाव बहुत ज़्यादा था, मौलाना फजलुर रहमान अपनी एक डिप्लोमेसी पे नवाज शरीफ से बात कर रहे थे और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी उन्होंने बात की थी। ये एक अच्छी बात है कि इनके दरमियान एक इत्तफाक हुआ है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। 2 रोज़ पहले सदर जरदारी और उनकी कोर कमेटी ने यह ऐलान किया है कि जून के फौरी बाद वो केयर टेकर सेटअप और सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात करवा देंगे। मैं समझता हूँ कि गो जरदारी गो से पहले गो मुशर्रफ गो, आपको याद होगा खुद पीपल्स पार्टी भी लगाती रही और फिर मुशर्रफ साहब की मौजूदगी में ही इंतखाबात हुए। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो हुकूमत पर डाले जाते हैं, अपने मकासद के हसूल भी बनाना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो गो जरदारी गो का नारा मैंने आज तक जो पार्टी लीडर है नवाज शरीफ साहब के मुंह से नहीं सुना था। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाहौर में अपनी एक एहतजाजी रैली में नारा लगाया था, ऐवान सदर के बाहर भी ये नारे लगे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें टारगेट किया था और जिसका मकसद ये था कि उन्हें दबाव में लाना था और ये मकसद यही था कि कबल इस वक्त इंतखाबात करवाए जाए। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त ठहराव नजर आ रहा है सियासत में, ये खुद पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और मुल्क के हवाले से एक अच्छी चीज। तो इस सारी सूरत हाल से तो लगता है कि समी साहब वाकई कोई म्यूजिकल चेयर खेली जाती है, उसकी गेम खेली जाती है, पहले तुम आगे बैठोगे फिर मैं आगे बैठूंगी, इन 4 सालों में अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। ये तो खैर सियासतदान कर रहे हैं, ये तो पिछले कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। लेकिन मुझे सलमान साहब की एक्सक्यूज मी ये बात समझ में नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था गो जरदारी गो और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर काम करें। लेकिन बेसिकली ये जो एक डेवलपमेंट है, इससे मुझे ये लग रहा है कि शायद अब जो कहते हैं ना होश के नाखून लें, सियासतदान होश के नाखून ले रहे हैं बुनियादी तौर पर। शो कह रही हैं जिसे आप होश के नाखून मैं तो ये जो आप डेवलपमेंट है कि जिसमें ये कहा गया कि हम जरदारी साहब जो सदर हैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं निगरान सेटअप के लिए, और अगर वो सदर रहें भी सही तो हमें इलेक्शन में कोई हर्ज नहीं। इनकी मौजूदगी में शफाफ यही बात है, न सिर्फ शफाफ इलेक्शन की बात बल्कि अभी मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि सियासतदानों को
एजेंसियों के कहने पर किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि वो गद्दार है, उनकी परफॉर्मेंस पर बात करनी चाहिए। अब एक तरफ तो गद्दार कहा और मुल्क की सलामती को खतरा है, शहबाज शरीफ साहब की वो बात नहीं खत्म हुई और अब उन्हीं के तहत वो इलेक्शन। मैं जरा इस एक और एंगल से बात, दो तीन ऐसी फिक्रें हैं जो बड़े आम है। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, कल के दोस्त आज के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सियासत में अखलाकियात नहीं होती, बल्कि अखलाकी इंसानियत नहीं होती। इसमें खबर आई है साड़ा भाई है। अब बात यह कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है? और दूसरी, मुझे आपकी इस बात पर भी एतराज है कि सियासी मौसम बदल रहा है। कुछ नहीं बदल रहा, बिल्कुल कुछ नहीं बदल रहा, ये वही ड्रामा है। अब अच्छा, अब लड़ाई क्या है? अब लड़ाई क्या है? वो ये एस्टैब्लिशमेंट है, ये हमारी सिविलियन लड़ाई क्या है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट वालों, जब आप प्लंडर करते हो, लूटते हो, तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछती, हमें क्यों पूछ रही है? असल में बुनियादी लड़ाइयाँ क्या यहाँ सिविलियन रूल की लड़ाई है? अब नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, या ये कोई असूलों की लड़ाई हो रही है? अभी आपने ये कहा, अभी आपने ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इक्तदार का म्यूजिकल चेयर है। इसमें लड़ाई क्या है? लड़ाई ये सुलह कहाँ पे है नवाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की? भाई ये फौजी बाहर बैठे हैं, फिर ये लड़ाई जब इसके साथ दूसरी, भाई अब मैं हूं या आप आए? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हुआ है। हमारा तो आवाम का तो कुछ लेना देना नहीं है। बात यह है कि कुछ बदला नहीं, कुछ नया नहीं है। ये किसी वक्त किसी बात पे इकट्ठे हो सकते हैं, किसी वक्त अपने जाती मफाद पे अलग हो सकते हैं। यही है आपकी और हमारी। जब हम यू टर्न की बात कर रहे हैं तो समी साहब ये भी देख लें कि इसके बाद एक और यू टर्न पे भी बात वजीर आजम साहब जो है ना, यूसुफ रजा गिलानी, उनको तो यू टर्न लेने का चैंपियन करार दे देना चाहिए, क्योंकि वो हर चौथे दिन के साथ भी रहे। और साथ ये भी इजाफा कर ले कि अभी जो बात एजेंसीज वही है जिनके साथ यू टर्न लिया है। वही ना, पहले कहते हैं कि उनके बयानात गैर आईनी थे, अब कहते हैं कि मौजूद सूरत हाल वही बात है कि ताज़ा खबर आई है खिज़र साडा भाई। मैं ये बात इनसे कह रहा हूँ, जब ये सियासतदान एजेंसीज के कहने पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, जब उनके कहने पर एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, तो फिर उसके बाद जो ये जिस पिटीशन की बात कर रहे हैं, उसी पिटीशन पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके बयान को आईनी करार दिया। नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जब तक सियासतदान, जिस एजेंसीज की बात कर रहे हैं, जब तक उसी पिटीशन को आईनी करार दिया, जब तक ये सियासतदान अवामी मसाइल हल नहीं करेंगे, अपना जो उनका असल मैंडेट था उसकी जानिब रजू नहीं करेंगे, तो साजिशों में शरीक रहेंगे अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। साहब ये बता दें, उन्होंने जाती मसाइल तो हल कर लिए ना, जो कम से कम इक़्तिदार में आते थे। बिल्कुल। तो अब इसके बाद क्या है? ये पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि जब इंतखाबात में वो ऐसे लोगों को वोट ना दें, ऐसे लोगों को इस पे जरूर एक फिक्र। ये पता क्या कहते हैं कि भाई अवाम हमारा एहतसाब करेगी, हम वोट लेने के बाद इन्हें क्लीन चिट मिल गई कि आप प्लंडर करें, अवाम के जो राइट्स हैं उनको पायमाल करें, और फिर ना हमें अदालत पूछे, ना हमें कोई इदारा पूछे, हम अवाम के पास जाएंगे। यानी दे मिसरिप्रेजेंट पीपल फॉर 5 और 4 years वोट लेने के बाद, और फिर ये आर्गुमेंट क्या है कि भाई नहीं, अच्छा आप बता दें, हमें अवाम पूछेंगे कौन इंतखाब करे, आप बता दें। हम तो नहीं कर रहे भाई। आप अब जो ना, आप किसी सिस्टम को चलने तो देना काजी साहब, करप्शन के सिस्टम को चलने दें, फॉरेन अकाउंट्स के सिस्टम को चलने दें, 2 नंबर अपॉइंटमेंट्स के सिस्टम को चलने दें। इस्लामाबाद में हालात कशीदगी कुछ कम हुई, हालात बेहतर होना शुरू हुए हमारी जो सिविलियन क़यादत है, फौजी क़यादत के साथ। शाजी, जो सारे यू टर्न आए हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है, ये को पिछले 2 महीने का जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, अगर हम ये फर्ज भी कर लें कि मुमकिन तौर पर आगे मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना लेगी, तो जो टफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग ने आके 4थे साल में देना शुरू किया है, पीपल्स पार्टी उसको फिर पहले दिन से देगी, और यकीनन कोई जादू की छड़ी किसी भी हुकूमत के पास नहीं होगी कि वो दूसरे हफ्ते मसले हल कर देगी। शामिल और टफ टाइम देना, अब तुम्हारी बारी है टफ टाइम देने की, अब हमारी बारी है। टफ टाइम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको टफ टाइम देने लगती है और डे 1 से देने लगती है, तो नून लीग के लिए तो फिर ज्यादा मसाइल होंगे। लेकिन ये एक मफरूजे पे है, ये जो खबरें चल रही थी कि सिस्टम ही गालबन शायद लपेट दिया जाए, या कोई जो है गैर आईनी इकदाम हो और जमहूरियत ही की बसात लपेट दी जाए, उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज किया है कि जो मामलात हैं वो एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां से किसी भी सियासी पार्टी का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद विद इन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पार्टी लीडरशिप को यह भी कहा गया कि शायद वज़ीर आज़म गिलानी का बयान सबके कानों में पड़ गया, हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, सब अपने घरों को वापस जाएंगे। ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सियासतदानों ने अगर होश के नाखुन लिए, मैं इसीलिए कह रहा था
कि मौलाना फजलुर रहमान किसी एजेंडे पे निकले थे और पस मंजर में उन्होंने काम किया और जिसका ऐलान अब हो गया है। अच्छा चलिए, एक और अहम खबर है, मैं चाहती हूँ कि उसको भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कल से कराची में जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, कोयटा में शुरू हुआ, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक हमेशा इस तरह के वाक़यात के बाद सोए हुए एकदम जागते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे, करते कुछ नहीं। देखिए, जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची की अहमियत और हैसियत को भी देखना चाहिए। कराची पाकिस्तान की मुआशी शहर है और कराची में जब अमन नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान पे उसके मुज़र असरात होंगे, इसलिए कि कराची के अंदर महाजर भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है और ये टारगेट किलिंग का सिलसिला एक रोज़ पहले से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। हज़ारों लोग टारगेट किलिंग की नज़र हो चुके हैं और मैं हैरान होता था जब हुकूमती ज़िम्मेदारान खुद चैनल्स पे आके ये कहते थे कि वहाँ पर हुकूमती रिट नहीं। देखें, हुकूमत और हुकूमती अदारों की पहली तरजीह हुकूमती रिट हुआ करती है और जो लोग कानून पे असरअंदाज हो रहे हैं, खा उनका तल्लक किसी जमात से हो, किसी तबके से हो, किसी फ़िरके से हो, जो शख्स कानून पे असरअंदाज होता है उसके खिलाफ कानून को बुरुएकार लाना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा कि रहमान मलिक साहब हमेशा इस तरह के दावे करते नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली तरजीह खुद हुकूमती रिट और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब तक कराची के हुकूमती रिट नहीं है, ऐसे वजीरों को बात यह कि जब हुकूमत के अपने सियासी मफादात होते हैं, आप देखें कि जो लोग कातलों के सबसे जो खतरनाक बात है कराची में कि कराची की पुलिस में पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं और खुद हुकूमती इदारे जिनकी जिम्मेदारी अमन व अमान का क़याम है वो अमन व अमान के साथ खेलते नजर आते हैं, फरीक बनते नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी उन मफादात से बालातर होकर कराची के अंदर अमन को यकीनी बनाना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को हुकूमती रिट के हवाले से अपना रोल अदा करना चाहिए। ये जो कराची की किलिंग है ना, बुनियादी तौर पर हमें एक मसले की जानिब रिमाइंड कराती है। बड़े ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला है। आप देखें, पिछले कई हफ्तों से हम लोग कुछ स्कैंडल्स की जद में थे, जिसमें मेमो स्कैंडल है, दूसरे चीज़ें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की गई जिससे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो। क्योंकि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो हर वक्त किसी न किसी क्राइसिस में रहना चाहते हैं। जब वहाँ थोड़ा सा सुकून हुआ है, सियासतदानों की आपस में कोई बातचीत शुरू हुई है मामलात के लिए, तो ये मामला शुरू हो गया कत्लो गारत का, सेक्टेरियन किलिंग का, टारगेट किलिंग का। बुनियादी तौर पर ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो वो बैनुल अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं वो सरगर्म अमल है, और दूसरी जानब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का फेलियर है। उसकी वजह यह है कि जो पैसे यानी जो फंड्स दरकार हैं लॉ इन्फोर्समेंट को मेंटेन करने के लिए वो नहीं है। अब कराची 1.25-2 करोड़ का शहर है, वहां पर देखें कितने पुलिस वाले हैं, और फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो बजाय इसके कि ऐसे लोगों पर नजर रखें जो टारगेट किलिंग में हैं या पाकिस्तान का अमन तबाह करने पर तुली हुई हैं, वो सियासतदानों की जासूसी की जा रही हैं। बेसिकली अगर इदारे उनको रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो और वो अपने दायरे में रहकर काम करें तो हम ये जो मसाइल हैं इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। इंतजार किया जाए नई हुकूमत किसकी आती है, हालात वहाँ ठीक नहीं, इसमें इंतजार की बात नहीं है, इसमें तो हर शहरी को भी अपना अदा करना पड़ेगा। दुरुस्त है, ये जो वसाइल की बात कर रहे हैं सभी साहब, जो हम आज तक देखते हैं कि इनके वसाइल में कितना भी इजाफा कर लिया जाए, जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा अमन व अमान के जिम्मेदार अदारों को, ये मामला बेहतर नहीं होंगे। कराची जो हमारा शहर है, अरूसुल बिलाद जिसे हम कहते थे, ये एक अगवाशुदा शहर है, ये अगवा हो चुका है। लेट्स टॉक स्ट्रेट। बात ये है कि क्या है कराची में, क्या नहीं पता यहाँ बैठे हुए किसी आदमी को या जो हमें स्क्रीन पे सुन रहे हैं कि अरबों रुपए का भत्ता महीने में वहाँ इकट्ठा किया जाता है। कराची 62% या 68% के दरमियान पाकिस्तान की मैशियत कंसनट्रेटेड है वहाँ पे मुख्तलिफ माफियोजीज हैं जो रियासत के अंदर सरायत कर गई हैं। ये कैसे शुरू हुआ ये लंबी कहानियां बयान नहीं कर सकते, मगर सब जानते हैं कि मैंडेट को चीरने और फाड़ने के लिए जो शुरू में आगाज में कोशिशें की गई, अब आप जब एक बीज बोते हैं अब वो तनावर दरख्त बन गया है। अब हम बोलते हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास करें, क्या जिम्मेदारी का एहसास? सियासी पार्टियों के गाब में, उनके भेस में नीचे जो है भत्ते चल रहे हैं, माल लूटा जा रहा है, ये सबको पता है और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता। और फिर वो इस कदर पावरफुल हो गए हैं वो माफियात कि अब एक तो रियासत के अंदर सरायत कर गए हैं, उनके हिस्सों में सरायत कर गए हैं, और अब उन्हें अपरूट करना सिर्फ वहां के अवाम के बस में है। और ये अवाम अगर बिफरे हुए, जिस दिन ये बिफरे हुए अवाम निकलेंगे उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप कह दें, आप कह दें चीफ अवाम काजी साहब पहले, अच्छा नहीं आप हल को छोड़ें, पहले आप बताएं आप इस एनालिसिस में मुत्तफिक हैं या नहीं कि वो भत्ते माफिया और पैसे की लूटमार माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, भत्ता माफिया भी है, और आज तक के इस्लामाबाद ने कराची के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। देखिए शाजिया, सब कुछ है, भत्ता माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है।
और भी कुछ लोग मजहबी बुनियादों पर ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी गुर्बत की वजह से काम कर रहे हैं, कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो इन हालात को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। आपने तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर पॉलिसी बनानी है। और मैं फिर ये कहूंगा, जब तक आप लॉ इन्फोर्समेंट को पूरे रिसोर्सेज नहीं देंगे, जब तक आप जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के इन एलिमेंट्स को जो यहां पर अमन तबाह करना चाहती हैं उनकी निशानदेही नहीं करेंगी, मामला ठीक नहीं होगा। ये भी एक तरीका है मामले से हटाने के लिए कि जी ये भत्ता है, माफियूजी है और सब कुछ है, वो एक इशू है। 4 साल में आपकी मनपसंद हुकूमत बैठी है वहां पे, क्या वो खुद भी बता ले रही है वहां पे? एजेंसी है, जब आप उन्हें खुद सियासी जमातों के ताबे बना देंगे, वहां पर अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। वहां पर तो गिरफ्तारी के लिए इजाजत सियासी दफातर से लेनी पड़ती है। पेशावर में बात करती हूँ सफीउल्लाह से। सफीउल्लाह, पेशावर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी मुकम्मल तौर पर कभी दहशतगर्दी से पाक नहीं रहा, वक्फे वक्फे से वहाँ भी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहता है। पिछले दिनों भी वहाँ पर दहशतगर्दी के कुछ वाकयात पेश आए, इनकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि ये इलाका और ये खिता कभी भी दहशतगर्दी से पाक नहीं रहा। वॉर ऑन टेरर जब से, यानी इस खिते के अगर हम देखें तो 2002 से ही ये चीज़ें जो हैं सेटल एरिया की, तो पहले कबायली इलाका और फिर उसके बाद सेटल एरियाज़ में आना शुरू होगी। लेकिन खुसूसी तौर पर चंद महीनों से कुछ थोड़ा सा सुकून था, थोड़ा सा वो था। लेकिन अब पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका, खुसूसन जो खैबर एजेंसी का इलाका है बाड़ा, यहाँ पर आए दिनों हर रोज़ हर दूसरे दिन 2-3 स्कूलों को, खुसूसी तौर पर गर्ल्स स्कूलों को टारगेट किया जाता है, उन्हें धमाके से उड़ा दिया जाता है, राब्ता पुलों को तबाह किया जाता है। इवन आज अल सुबह जो है वो भी, उस वक्त भी एक ऐसा वाक़या आया कि जिसमें यानी एक पुल को उड़ा दिया गया। देखने की जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे अनासिर भी सामने आए हैं कि जैसे पिछले इसी अगर हम देखें तो 3 जर्मन बाशिंदे, जिनमें एक सर्विंग कर्नल भी था क्रिस्टन वाइल्ड, जिसे पेशावर से यहाँ से पकड़ा गया और फिर उन्हें इस्लामाबाद भेज दिया गया और अब उनको इस्लामाबाद से भी गलबन भेज के तो जर्मनी वो पहुँच चुके हैं। तो ये वो उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो कुछ ऐसे अनासिर के साथ उनके रवाबित पैदा हो गए थे और उनके अनवांटेड एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ भी उनके राब्ते थे, जिस पर उनको पहले यानी चेक किया गया, फिर उनको इसी तरह उनको वार्निंग दी गई। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा समी साहब ने भी कहा कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स, जिस तरह कराची की भी बात हुई कि कराची में भी ऐसे है कि सिर्फ ये नहीं है कि लोकल एलिमेंट्स हैं, बल्कि लोकल एलिमेंट्स के अलावा जो है फॉरेन इंटरेस्ट और फॉरेन एलिमेंट्स, उनको भी रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, हमारे साथ रहे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद इस्लामाबाद चलते हैं ईसा नकवी के पास। ईसा, आपने बड़ी अहम खबर दी थी कि दफ्तर खारिजा में जो गैर डिप्लोमेट्स की भर्तियां हो रही हैं, इस हवाले से इसकी डिटेल्स दें। बिल्कुल शाजिया, ये खबर क्योंकि इससे पहले दी भी नहीं तो मैं चैनल के लिए ये खबर ब्रेक भी कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है फॉरेन ऑफिस में, जो दफ्तर खारजा में जो CSS करके एक प्रोसेस के तहत आने वाले अफसरान हैं, जो कि फॉरेन सर्विसेज अकेडमी में जो है वो तरबियत भी लेते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू डिप्लोमेट्स बनते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी तैनातियाँ होती हैं। वो इस वक्त संजीदगी से गौर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर। मामला कुछ इस तरह है कि तकरीबन इस वक्त 16 ममालिक ऐसे हैं, 16 अहम स्टेशन जहाँ पर जो सफ़ीर हैं उनका फॉरेन सर्विसेज से कोई ताल्लुक नहीं, या तो वो सियासी भर्तियां हैं या वो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं। उसमें न्यूयॉर्क जैसा, वाशिंगटन जैसा, लंदन जैसा, पेरिस जैसा, चीन जैसे अहम दारुल खिलाफा शामिल हैं, ब्रुनाई दारुस्सलाम है, यूक्रेन है, नाइजीरिया है, सूडान है। आप तकरीबन 16 ममालिक जहां पर इस किस्म की जो है वो भर्तियां आप देखने में आपको मिलती हैं। और ये एक हुकूमत की और फौज की वर्बल अंडरस्टैंडिंग है, इसके हवाले से कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं है हुकूमत और फौज के दरमियान, लेकिन दोनों जानिब से जो है वो तकरीबन 7 से 8 लोग जो है वो हर टर्म के दौरान उनको जो है वो सफ़ीर लगाया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में। ये ज़्यादती है उन अफसरान के साथ जो कि एक प्रोसेस के तहत एक इम्तहान के ज़रिए CSS करके, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके फॉरेन सर्विसेज अकेडमी में एक मेरिट के तहत पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग जो है वो डिप्लोमेट्स के तौर पर होती है। फिर वो एक प्रोसेस के तहत बनते हैं, उनकी तैनातियाँ अहम ममालिक में नहीं हो सकती। यही वजह है एक जो कन्फ्यूजन जो हमारी हुकूमत को हमेशा से रही है, जो हमने पास्ट में ख़ास तौर पर देखा है कि हम ये अब तक
अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे हैं कि जो सफ़ीर है वो रियासत का नुमाइंदा है, किसी हुकूमत का नहीं। यानी अगर वाशिंगटन में हुसैन हकानी या शेरी रहमान होंगे और वाजिद शमसुल हसन जो है वो लंदन में बैठे होंगे, तो वो यकीनन पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो है वो बयान करेंगे इंटरनेशनली। जो डायस्पोरा है वहाँ पर पाकिस्तानी, वो भी डिवाइडेड नज़र आता है। और इसके अलावा जिस इस अहम मामले पर जो पिटीशन ये करने जा रहे हैं कि 3 जो लोग हैं वो हर साल फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में आर्मी की जानिब से दिए जाते हैं। वो आर्मी के जो 3 बंदे आते हैं वो CSS के एक प्रोसेस, एक इम्तिहान के तहत जो आने वाले लोग हैं उनसे सीनियरिटी में आगे रखे जाते हैं। प्रमोशंस में हमेशा वो लोग पहले कंसीडर होते हैं, हालांकि ना उन्होंने CSS क्लियर किया होता है, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू क्लियर किया होता है, वो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। तो इसके खिलाफ जो अफसरान हैं वो इस वक्त संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि फॉरेन ऑफिस में इन भर्तियों का सिलसिला रोका जाए। सही, बड़ी अहम खबर दी सलमान गनी साहब ईसा नकवी ने। ये बात उनकी दुरुस्त है कि जिन ममालिक का उन्होंने जिक्र किया है उसमें अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर जाए। अगर आप थोड़ा सा हम पीछे चले तो ये जो मेमो स्कैंडल आया था, बात यह कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जी जब आप रियासत की नुमाइंदगी की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी करेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ख्यालात और नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए काम करेंगे तो फिर रियासत के लिए प्रॉब्लम पैदा होगी। बात है कि सियासी हुकूमतों की अपनी तरजीहात होती हैं, जबकि रियासत की अपनी तरजीहात होती हैं। जो रियासत के मफादात होते हैं उन्हें यकीनी बनाना तमाम सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी होती है। मैं ये समझता हूं, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, मैं अगर मुकम्मल कर लूं जी, मैं बात यह कि ये मेमो स्कैंडल क्यों आया कि एक शख्स जिसके पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, और उनकी बुक मौजूद है, मैं कहता हूं मेमो स्कैंडल को भी छोड़ दें, उनकी एक बुक मौजूद है पाकिस्तानी फौज के हवाले से, न्यूक्लियर के हवाले से, दीगर मफादात के हवाले से। वो उनके ख्यालात होंगे लेकिन वो पाकिस्तानियों के ख्यालात नहीं या पाकिस्तान के ख्यालात नहीं। और ये सारा क्राइसिस इसलिए पैदा हुआ। और मैं समझता हूं कि इस तरह के अहम मुकामात पर लाजमी ऐसे लोग होने चाहिए जो कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए। देखें, पहले तो ये अज्यूम कर लेना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की उसके मफादात रियासत के मफादात से हटके होंगे, ये आइडिया ही अपसर्ड है। ये तो बेसिकली सियासतदानों को बदनाम करने के लिए ये बात की जाती है। और कौन सा क्राइसिस इसलिए जी नहीं, ऐसा नहीं है, जो मेरिट है वो तो कायम रहना चाहिए ना। सियासी हुकूमतें हमेशा पामाल करती हैं। जी समी साहब, बात यह है कि मैं आपको मिसाल देता हूं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की, जहां पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिसके हवाले से, जिस खित्ते के हवाले से उनको एम्बेसडर लगाया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूं अफगानिस्तान की। अफगान नेशनल है ज़ल्मे खलीलजाद, वो कोई फॉरेन अमेरिका की फॉरेन सर्विस के बंदे नहीं है, उन्होंने उनको अफगानिस्तान में सफीर लगाया अपना यूनाइटेड नेशन में। देख ले जो ईसा नकवी ने दिया है उसमें ये सारे उनके रिश्तेदार हैं। हाँ, तो अब आप रिश्तेदारी की तरफ आ जाए। बात ये इनकी बेटी या ये कौन है, ये कहाँ के एक्सपर्ट है? ये बात आपकी सही है कि हमें मेरिट पे बात करनी चाहिए कि ये लोग सियासी मफादात की, ये जो अमेरिका की जो उन्होंने मिसाल दी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये अफगानिस्तान की उसका राइट है। जो गवर्नमेंट आती है, जो प्रेसिडेंट आता है, हमारा भी अब जो पार्लिमानी बुनियादी तौर पे पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें सर्विसेज के लोग जो हैं एक प्रोसेस के जरिए आते हैं। बात यह कि एक कंफ्यूजन है, या तो फिर इसमें तब्दीली कर दें, आइन बदल दें कि जी जो प्राइम मिनिस्टर होगा या जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो आके करेगा। ये ठीक बात है। और ये यहाँ हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत से और भी मसाइल हैं, वहाँ पे इस तरह जिसे आप कहते हैं कि रिश्तेदारों को आगे लाना और ये चीजें सामने आती हैं। एक सिर्फ आखिरी कमेंट दूंगा कि ये जो काजी साहब बात कर रहे हैं कि आइन में तब्दीली की जाए, भाई अभी तक जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आइन और कानून के तहत ही हुई हैं। और मुझे ये बताएं बात कि मलिया लोधी अगर पाकिस्तान की अमेरिका में सफीर हैं तो वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन ही करेंगी। इसी तरीके से शेरी रहमान गई हैं, ये वो लोग हैं इंटेग्रिटी वाले हैं जो पाकिस्तान के रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत के मफादात को आगे बढ़ाते हैं। ये एजेंसीज का प्रोपेगेंडा है कि ये सियासतदान रियासती मफादात से हटके। बड़ा प्रॉब्लम एजेंसीज का है। ये एजेंसीज के बारे में 2 भर्तियां मेरिट हो जाएं और 10 भर्तियां नॉन मेरिट हो जाएं। की एजेंसीज है, वो अमेरिका की या इंडिया की एजेंसीज नहीं है। जी ईसा नकवी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ शाजिया, उसमें मैं ये बात करना चाह रहा था कि इसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हो रही है वो उसमें मैं एक बात क्लियर करूं कि इसमें वो सिर्फ सियासी भर्तियों पर नहीं बल्कि जो फौजी हैं, जिस तरह जनरल मेला साहब हमारे काइव में यूक्रेन में लगे हुए हैं, ब्रुनाई दारुसलाम में हमेशा जो है वो किसी रिटायर्ड मेजर जनरल या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया जाता है। और इस तरह तकरीबन 6 से 7 या 8 लोग होते हैं जो फौजी भी हैं, वो लगे हुए होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि शाजिया, अगर आपको सफीर लगा दिया जाए, जो उनकी मंतिक है जिस पे वो बात कर रहे हैं कि अगर आपको सफीर लगा दिया जाए, आपने ना पेंशन लेनी है हुकूमत पाकिस्तान से, ना यहाँ पर आके अपने जो है वो जॉब खत्म होने के बाद मरात लेनी है, ना आपने आगे प्रमोशन का सोचना है, आपका स्टे इस हुकूमत के खात्मे तक है।
जब इस हुकूमत ने खत्म हो जाना है वो ये कहते हैं, तो उसके बाद वो सफीर वापस आए ना आए, वो वहां रहे, वो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ दफ्तर खारजा का मामला नहीं है, पाकिस्तान के तमाम इदारों में ऐसी भर्तियां की जाती हैं। आपके अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं, टाइम कम रह गया। सलमान गनी साहब, आपने खबर दी थी कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट पर जो पाबंदी के हवाले से करारदादें पेश की गई, आज एक मुश्तरका करारदाद दी जानी है पंजाब असेंबली में। देखिए शायद पहले तो एक बात उसमें क्लियर करें कि ये जो रेजोल्यूशन आई है, रेजोल्यूशन की कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होती, एक सिफारिश होती है। और ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की एक रुकने असम्बली लाई और बिल्कुल मेरे ख्याल 2 दर्जन अरकान मौजूद थे। और म्यूज़िकल कंसर्ट के वाले के जी जो अखलाक बाख्ता है, खिलाफ कानून है, बात है कि ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। और कल इस रेजोल्यूशन के बाद खुद अरकान असम्बली में खासी लेदे हुई है और आज एक मुश्तरका रेजोल्यूशन लाई जा रही है कि जो म्यूज़िकल कंसर्ट हैं ये होने चाहिए। बात यह कि हम खुद जिन तालीमी इदारों में पढ़ते रहे हैं कि वहाँ पर ये जो गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं, ये निसाब को तरबीज के लिए काम आती हैं, तालीमी सरगर्मियों का हिस्सा होती हैं और ये हमें अपनी सकाफत के साथ हम मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर अरकान असम्बली को इस बात का एहसास हुआ है और मुश्तरका रेजोल्यूशन के लिए नुकात जो है वो तय पा चुके हैं। समी साहब, आपने एक बड़ी अहम खबर दी थी, पाकिस्तान और इंडिया में जो गैस मुआहदा है ये होने के करीब है। देखिए, इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले हिस्ट्री बता दूं कि 1995 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुर्कमानिस्तान के साथ साइन किया गया था कि वहाँ से जो कैस्पियन सी की जो गैस रिजर्वायर्स हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचे, क्योंकि पता था कि हमें गैस की कमी आ जाएगी। क्योंकि ये गैस पाइपलाइन जो थी ये अफगानिस्तान के रास्ते से आनी थी, तो फिर इसमें इंडिया का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व किया गया कि इतनी ज़्यादा बड़ी वहाँ से गैस पाइपलाइन आएगी। उसका नाम था टैपे गैस पाइपलाइन। जब ये ओरिजिनली जब ये हुआ था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक अर्जेंटीनियन कंपनी को ये दिया गया था, लेकिन क्योंकि अमेरिकन सरमायादार की नज़र थी तो ये हुआ कि उन्होंने यूनोकोल ने सऊदीज़ के साथ मिलकर तुर्कमानिस्तान में एक नई कंपनी बनाई और उन्होंने कोशिश की कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया जाए। अब ये अफगानिस्तान से लाइन आनी थी, तो एक ज़रा बात गौर कीजिए, तालिबान से अमेरिका बात नहीं कर रहा था, लेकिन 98 में अमेरिकी सफ़ीर ने तालिबान से गुफ्तगू की इस मामले पर और तालिबान ने कहा कि हम अर्जेंटीनियन कंपनी को तो नहीं इजाजत देंगे, अमेरिकन कंपनी जो है जिसको हम सेंट गैस लिमिटेड कहते हैं उसके जरिए वो आ जाएगी। फिर हालात बदलते गए तो मामला खराब हो गए। अब क्योंकि ये दोबारा एक इशू है, यहाँ पर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस आनी है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है $7.5 बिलियन का। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये आप मफाहमत के नजदीक पहुंच गए कि ट्रांजिशन, इसकी जो ट्रांजिट फी है उस पर क्या हो। लेकिन एक बात इसमें अब देखें, फिर दोबारा अमरीकी सरमायादार का मफाद किस तरह से है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कहा है कि हम इसकी फाइनेंसिंग तब करेंगे कि जब जो एक वेस्टर्न मल्टी जो नेशनल कंसोर्शियम है वो इसको लीड करेगा। और जो तुर्कमानिस्तान है उनका कानून ये कहता है कि ऑन शोर जो कंपनीज हैं उसमें वो किसी को इक्विटी नहीं देंगे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये शर्त इसलिए है कि उसमें अमेरिकन इन्वेस्टर उसके जरिए आके दोबारा इस कंपनी के राइट्स को हासिल करना चाहता है। तो लेकिन अगर ये गैस का मंसूबा बन जाए और तो पाकिस्तान को इससे 12.5 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ना वो गैस आएगी, जो बड़ा इसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। लेकिन एक और बात आपको इसी के साथ है कनेक्टेड, अमेरिका की ये कोशिश है कि पाकिस्तान जो ईरानियन तेल है उसको ना हासिल करे, ईरानियन गैस हासिल न करे। तो उन्होंने ये ऑफर किया कि हम आपको सस्ती कीमत पर तेल और लिक्विड गैस देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी इस पर गौर कर रहे हैं, तो लेट्स सी के क्या होता है। सही। सईद काजी साहब, आपने एक बड़ी अहम खबर दी थी, डिवोर्स में जो एक इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, ये हर साल होता है और वहाँ पे तकरीबन दुनिया की एलीट इकट्ठी होती है, एनजीओज के नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं और वहाँ आमतौर पर जो माशी हमारे पॉलिटिशियन भी गए हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी गए हैं। माशी अमन के जमानों में वो वही कुछ बोला जाता था, क्योंकि इसको फंड जो है वो कॉरपोरेशन करती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल करती हैं। मगर अब कुछ वॉइसेस ऑफ डिसेंट इसमें डोमिनेट कर रही हैं, क्योंकि जूं जूं बोरान यूरोप और अमेरिका में बढ़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 10 से 15 इंडस्ट्रीज रोजाना पिछले 10 साल से अमेरिका में बंद हो रही हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बेरोजगारी आगे बढ़ रही है और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता। और जिस तरह कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अब वो बुनियादी तौर पर 2 ऑप्शन दे रहे हैं अब दुनिया भर के लोग, 7.5 या 7 अरब लोगों को। एक तरफ तो वो मार्केट इकानमी है जिसका इन्हदाम हम देख रहे हैं, हमारी पुश्त पे मौजूद है सोवियत यूनियन का इन्हदाम, और अब वो ये कह रहे हैं कि जो रियासती सरमायादारी है या जिसका चीन एक मॉडल है या मलाइशिया एक मॉडल है, इसमें से क्या होगा। और यहाँ पे खास तौर पे एक जो आवाज़ है, जो एक इंटरनेशनल लेबर लीडर है वहाँ पे शरॉन, उनकी तकरीर बड़ी अहम है। वो ये कह रही हैं कि बैकलैश आएगी और साथ साथ अगले 1-1.5 महीने में जो यूनान की गिरावट है इसको बचाने के लिए क्या करेंगे। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो यूनान के अवाम पे जुल्म सितम
की इंतहा कर दें, माशी जुल्म और उनकी तनख्वाहें पर सब रोल बैक कर दें, या फिर यूनान डिफ़ॉल्ट कर जाए। दोनों सूरतों में अगर यूनान डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका जो एक रिपल इफेक्ट होगा या डोमिनो इफेक्ट होगा वो हिट करेगा फ्रांस को, और ये आखिरकार क्या इम्पैक्ट होगा काजी साहब उसका? पाकिस्तान पर इम्पैक्ट हो चुका है। बड़ी अच्छी आपने बात की। इम्पैक्ट ये हुआ है कि यूरोपियन यूनियन में जो आपकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स थी वो गिर चुकी हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो आपके दूसरा इम्पैक्ट जो आएगा वो आपकी रिमिटेंसेस का होगा। रिमिटेंसेस गिर सकती हैं क्योंकि वो हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है हर साल अपने बजट को दुरुस्त रखने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी तो ये कोशिश की जा रही है वहां पर कि यूनान को इस बहरान से बचा लिया जाए। यूनान तो कुछ नहीं, अब तो वो ये कह रहे हैं, मैं एक जगह देख रहा था इकोनॉमिस्ट में, वो कह रहे हैं कि जब कल अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है, क्योंकि अमेरिका की जो जीडीपी है उससे उसका कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका भी तो अंदर से टूट रहा है अंदर से, तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा शो नहीं करता इतना। नहीं वो वहां अमेरिकी अवाम को वो जरूर एतमाद जो में लेते हैं कि हमारी आते हैं ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट जो है, ये बिल्कुल अर्ली शार्ट्स हैं अभी, ये अर्ली शार्ट्स है, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक तबाही है, और इस हवाले से आने वाले दिन बहुत अहम होंगे और हमारी मुल्क पे भी इसका असर आएगा। सही। सफ़ीउल्लाह से बात करते हैं, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। सफ़ीउल्लाह, आपने बताया था कि आज ANP के रहबर जो हैं वली खान, उनकी बरसी और बहुत बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया, इससे पहले कभी नहीं किया गया, इसके बारे में बताएं। जी शादिया जी, आज बादशाह खान की 24वीं और वली खान की बरसी एक साथ ही मना रहे हैं। ANP ने पहली दफ़ा ये पेशावर में इसका एहतमाम किया है जब से इक़्तिदार में आए। उसकी जो मेन वजह थी वो यही थी कि जिस तरह वली खान पर अटैक हो चुका था, और उसके बाद ANP ने यह डिसाइड किया कि हम बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोई ऐसा जलसा या वो नहीं करेंगे कि हो सकता है जिसकी वजह से कोई ऐसा वाक़या हो। लेकिन इस दफ़ा ये इतने बड़े पैमाने पर और इन हालात में करने का जो इन्होंने एहतमाम किया, उसकी वजह जो लग रही है वो यही है कि इलेक्शन के लिए ये इनके पास एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म और एक मौका ऐसा आया कि जहाँ पर ये शो ऑफ पावर कर सकें। और इसी हवाले से यहाँ पर जो बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है और साथ ही शाहीबाग है, वहाँ पर इसका एहतमाम किया गया है। और सही इसमें एक क्वेश्चन अगर सफ़ीउल्लाह से मैं आपकी वसातत से, सफ़ीउल्लाह ये बताएंगे कि ये बादशाह खान और वली खान के जो ख्यालात और एहसासात थे, क्या आज की जो ANP है वो उनके इससे जो उनका प्रोग्राम था, जो उनका मंशूर था, उस पर कारबंद है? ANP के लीडरान का तो दावा यही है कि वो उसी मंशूर पर और उसी पर कारबन है, लेकिन हालात आपके सामने ही हैं कि जिस तरह जब सियासी भर्तियों की बातें आती हैं, मिलिटेंसी की बात आती है, और यहाँ पर इलाके की और आवाम को जो रोटी कपड़ा और मकान की जो बात थी वो अब भी यानी लोग जो हैं वो तरस रहे हैं उसके लिए, तो सामने ही है और दावे हैं। सही, जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे ख्यालात जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जैसे एक और खबर आपने बहुत अहम दी थी कि नाकिस अद्वियात पर रिएक्शन जो है वो हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे CM साहब ने खुद कहा है कि 100 के करीब पहुंच चुकी है हलाकत, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट्स नहीं निकल सके, कोई वजह पता नहीं चल सकी। शायद हम 2-3 दिन से इस पे बात कर रहे हैं, और ये खुद पंजाब असम्बली के अंदर भी इस पे खासी हंगामा राई भी हुई है, अरकान असम्बली ने भी अपना दबाव बढ़ाया, खुद अदालत आलिया में भी ये मसला आया है, लोगों के अंदर भी तशवीश है कि 5 उन दवाइयों पर तो पाबंदी लगा दी गई है, उन मालकान के नाम ECL पे दे दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तन इंसानी मसला है और इसे सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। ये जाली दवाइयात का अमल जो है ये सिर्फ PIC तक महदूद नहीं है। आप देखें बड़े पैमाने पे इसमें अरबों और खरबों रुपया इन्वॉल्व है, इसमें बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और बात यह कि किसी का नाम तो बता देना, आप रोजाना बता देते हैं, नाम बताएं किसी का। किसका नाम मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं नाम बता देता हूं। ये मामला आज का नहीं है सभी साहब, हर बात को आप सियासी उसमें न लिया करें। ये इंसानी मसले को इंसानी मसले के तौर पर, हर बात को सियासी उसमें लेके, ये इंसानी मसला है, जो मरने वाले हैं शायद उसमें मुस्लिम गरीब आदमी का बगैर जांच पड़ताल के नहीं ली जाती। मजलूमों को ना बांटें। देखिए बात ये है कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये इंसानी मसला है, और इंसानी मसले के तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान के उस सिस्टम का है जिसने पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम की जिंदगियों को जीर्ण बना दिया है। बुनियादी तौर पर अगर अब चाहिए, और पंजाब हुकूमत ने देखें उन 5 मालकान, मैं जाती तौर पे जानता हूं, उनमें शायद उनके जानने वाले भी हों, उनके नाम ECL पे डाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और वो हुकूमत पंजाब जिस हद तक उनकी जिम्मेदारी है वो कर रही है और उन्हें करना चाहिए। लेकिन इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस खबर को एक और खबर से जोड़ना चाहता हूं। अभी बात हुई जी कि एक वो आया था पंजाब असेंबली में, इखलाक बाख्तगी, इस लफ्ज को जरा री इंटरप्रेट कर लें। इंसानों को गलत दवाइयों से कत्ल करना, इससे बड़ी कोई इखलाक बाख्तगी है? हम क्या कर रहे हैं, हमारी असम्बलियां क्या कर रही हैं?
क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं। उधर मेमो पे लड़ रहे हैं, इधर जो करारदाद जो है जी ये इखलाक बाख्तगी पे, और नीचे इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, कभी जाली दवाइयों के साथ नहीं हो रहा, ये साल साल से हो रहा है, यही लोग लेकिन जिम्मेदारी तो इस हुकूमत पे डालेंगे ना। अभी देखें, बात सुने, ये कितने दिनों से मामला चल रहा है। कल ये ऑर्डर हुआ कि पोस्टमार्टम किया जाए, यानी इससे साबित ये हुआ है कि जो हमारी इंतजामिया चाहे प्रोविंशियल है या अगर वफाकी सतह, नहीं बेहिस नहीं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इससे ये सबक सीखना चाहिए कि अगर ऐसा वाकया हुआ था, सबसे पहले ये पता चलता कि ये क्यों हुआ है, तो बंदे का किसी का पोस्टमार्टम होता, वो नहीं हुआ, कल पहले वो ऑर्डर हुआ। अच्छा, ये जो 5 अद्वियात पे पाबंदी लगाई गई है ना, वो इसलिए लगाई है अंदाजे से कि जो लोग मरे वो यही प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे थे। ये हमारे यहाँ लेबोरेटरी कोई नहीं है जो इनको टेस्ट कर सके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली इस सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। इस वक्त का मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल शाजिया, ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है। मैं जितना मैं समझता हूं कि आज तक पाकिस्तान में इससे पहले कौन सी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बैन किया है? कौन से ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जिलाई लेवल पर आते हैं और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बना लेते हैं? क्या सिस्टम है उसका? आज तक NIH से अगर किसी को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने किसी दवाई को सुपोरियस करार दे भी दिया, जाली दवाई करार दे भी दिया, वो NIH से आके क्लियर हो जाती है। आज तक पाकिस्तान की इसको बैन किया गया। बिल्कुल, इतनी इंसानी जानें जो है, कीमती जानें जाया होती जाते हैं, जो मामले की जड़ है उसे कभी नहीं पकड़ा जाता। और मैं समझता हूं कि इस मामले में जितनी संजीदगी ज़ाहिर करनी चाहिए और वाकईतन ऐसे इकदाम होने चाहिए जो प्रैक्टिकली, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली संजीदगी ये ज़ाहिर हुई है कि बड़े-बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं, खादिम आला शहबाज शरीफ की हिदायत पर ये बस ये बड़ी ये संजीदगी नहीं होती, प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, आपने एक और अहम खबर दी थी कि लिबिया खाना जंगी के दहाने पर और कजाफी के जो हिमायती हैं उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक इलाके पर कब्जा कर लिया। वही शाजिया नजर आ रहा है जैसे इराक में हुआ, सद्दाम के बाद कत्लो गारत हुई, लोगों को एक जमहूरियत के निज़ाम पर मार दिया गया, नाम पर मार दिया गया। अब वहां पर भी कजाफी में भी हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई है और किसी को कुछ नहीं पता। शहर के शहर खाली हो रहे हैं, वहां पर लोग भाग रहे हैं और इसी तरीके से कहीं कहीं ग्रीन फ्लैग्स कुछ कजाफी के हमायती आ गए हैं। तो बुनियादी तौर पर इट शोज कि जब सियासत की वजह से आप मुल्कों को तबाह करेंगे तो ये एक इंसानी अलमिया नया होगा। लेकिन एक और खबर जो मैंने कही थी उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि अमरीकी कमांडोज ने सोमालिया में एक्शन करके अपने 2 यरगमालियों को वहां से रिहा कराया। ये एक सबक है हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए कि वहां पर अल्बेडो में और कई दूसरे जहाज़ों पे कई पाकिस्तानी सोमाली पायरेट्स की कैद में हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ड्रामा करके एक अंसार बन्नी साहब में पैसे जमा करा के बंदों को रिहा कर लें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इंडिया जैसे इंडिया ने किया था कि वो जो कैदी हैं उनको रिहा कराने के लिए सिर्फ पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस किस्म के एक्शंस पर भी गौर करें। मैं इन्हीं की खबर जो लिबिया की ये बात करें तो मैं इजिप्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। कल अल तहरीर स्क्वायर में एक बहुत बड़ा क्राउड फिर इकट्ठा हुआ, मगर उसमें एक बुनियादी डिवीजन नजर आ रही थी। जो अखवानुल मुस्लिमून है वो लोगों को सब्र की तलकीन करते नजर आए, और क्योंकि वो अब गवर्नमेंट में आ चुके हैं, और जबकि एक बहुत बड़ा जो अंबो था वो ये कह रहे हैं कि ये जर्नैल जाएं और ये निज़ाम तब्दील हो। मगर सबसे जो अहम बात है, वक्त क्योंकि कम है तो मैं इसे वाइंड अप करता हूँ, वो ये है कि आज फिर अमेरिका बहादुर, अखवानुल मुस्लिमून और जो उनके जो जर्नैल हैं और वो जो पुराना बोसीदा निज़ाम है जिसमें बहुत कम लोग, मैं ये बताता चलूँ कि जो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 12% पे बता रहे हैं, और UN ने बताया कि वहाँ पे 30% लोग जो हैं, ये 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। याद रहे कि ये इंतहाई बेईमाना गुर्बत की लकीर है जो लेस देन $2 अ डे पे बनाई गई है। जरा अंदाजा लगाएं, जिंदगी बसर करना 150-200 रुपए पे, तो ये वहाँ पे जब तक ये मसला मौजूद है, लोग इसलिए मिस्र में बाहर नहीं आए थे कि एकदम से उन्हें उसकी हुस्न मुबारक की शक्ल बुरी लगनी शुरू हो गई थी। वो माशी बोझ था, बुरान था, और जब तक वो कंट्राडिक्शन मौजूद है वहां अमन नहीं होगा। और इजिप्शियन रेवोल्यूशन यूं लगता है कि इट विल कंटिन्यू। तो ये एहतजाज जिस तरह आप बाहर के ममालिक में बताते रहते हैं, हमारे यहाँ भी बड़े होते हैं। आपने 2 दिन पहले खबर दी थी कि वापडा के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वो उन्होंने जो निजकारी के हवाले से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था, आज अखबारात में वो खबर आ गई है कि खुद हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और निजी शोबे से जो एग्जीक्यूटिव अफसरान वापडा में लगाए जा रहे थे वो सारा प्रोसेस रोक दिया गया है। और मेरा ख्याल है इसके बाद अब एहतजाज का कोई जवाब नहीं रहा। एक और खबर जो मैंने दी थी, कल जावेद हाशमी साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नए सूबों की बात की है। इस हवाले से MQM का बिल भी कौमी असम्बली में आया है। मेरा ख्याल सियासी जमातें अब जो नए सूबों की बात इसलिए कर रही हैं कि नए इंतखाबात आ रहे हैं। बात यह कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत इसी कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। बात यह कि जब हम बात करते हैं गुर्बत, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी, इलाकाई मसाइल, देखें एहसास महरूमी तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में है।
डिसेंट्रलाइजेशन का अमल जो है वो यकीनी बनना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अब जिस तरफ देखेंगे एक अनारकी की सी सूरत हाल है और छोटे सूबे बनने चाहिए और ये इंतजामी बुनियादों पे बनने चाहिए और इस हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए। जावेद हाशमी साहब ने भी ये बात की और अच्छी बात है, उन्होंने सराइकी सूबे की बात की है। देखें लसानी बुनियादों पर सूबों का कोई जवाब नहीं और ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पख्तूनख्वा में भी बनने चाहिए, बलोचिस्तान में भी बनने चाहिए, सिंध में भी बनने चाहिए। बात एक एमक्यूएम बात कराची पंजाब और पख्तूनख्वा की कर रही है, लेकिन सिंध की देखें उन्होंने कई मकासद इसमें हासिल करने हैं कि जब ये बात शुरू होगी तो यकीनन कल को अर्बन सिंध की भी बात होगी। लिहाजा ये मामला जो है ये इंतजामी बुनियादों पर तय होना चाहिए और इस दो तिहाई अक्सरियत को हुकूमत बुरे काम ये बात इनकी सलमान गनी साहब की बिल्कुल सही है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर्स की, ताकि लोगों के मसाइल मकामी तौर पर हल हो सकें। इसे सियासी नहीं बनाना चाहिए और ना ही इसको किसी एथनिक बुनियादों पर इसकी तकसीम करनी चाहिए। लेकिन जावेद हाशमी साहब के हवाले से मुझे एक बात याद आ रही है। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के आजकल बहुत बड़े इनकलाबी लीडर हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं सुनामी आएगा, इनकलाब आएगा। लेकिन बड़ी मैं दाद देता हूँ उनकी आंख की कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 7 मिनिस्टर शामिल किए हैं पुराने। वो देखें कितने जबरदस्त उन्होंने, मेरा मुझे लगता है ये कि उनको ये ख्याल आया कि ये इनकलाब काफी ला सकती है, 7 बंदे अपने साथ शामिल कर लिए, इनकलाब लेके आएंगे। कितने खूबसूरत। एक भी आदमी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिया-उल-हक की कैबिनेट का, यही बात है। प्राइम मिनिस्टर से बुनियादी तौर पर देखें सारी जमातों का अलमिया, आप पीपल्स पार्टी देखें, नून देखें, तहरीक इंसाफ देखें, मुलम्माकार और जिन्हें हम कहते हैं छाता बरदार, वो आए हैं अवाम। पाकिस्तान की सियासत में ये जो असूली सियासत है ये वसूली सियासत, वसूली सियासत। जाते जाते अच्छी खबर किसी के पास, अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी कौम इन छाता बरदारों को पहचान चुकी है और आइंदा इलेक्शन में मुझे ये लगता है कि ये मुंतखब नहीं। अच्छी खबर जो है ये वापडा एहलकारों के लिए कि उनका एहतजाज रंग लिया है और उनकी जो तैनातियां वो रोक दी गई। और दूसरी अच्छी खबर ये भी कह सकते हैं कि सियासत में नए नए रंग नजर आना शुरू हो गए, नए चेहरे भी आना शुरू हो गए और हमारी जो सियासी और पुराने चेहरे नई लिपस्टिक्स के साथ आ गए और हमारी जो फौजी क़यादत है उसमें जो मामलात हैं वो तय पाना शुरू हो गए। यकीनन इदारे अगर आपस में मिलकर काम करेंगे और जो टकराव की सूरत हाल ये पैदा नहीं होगी तो यकीनन ये सबके लिए ही अच्छा होगा, इदारों के लिए भी अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।